सारा प्रणाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आज हुई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसके बाद हर एक देशवासी के मन में आक्रोश जाग गया, आक्रोश व्याप्त हो गया और हर किसी के जहन में यह सवाल उठ गया कि आखिर घाटी में, जिसको हम जन्नत कहते हैं, वहां पर इस तरह की हैवानियत कैसे हो रही है। आप समझ गए होंगे हम किस चीज का जिक्र कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं टीआरएफ आतंकी संगठन ने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या परिस्थितियां कश्मीर में पनपी हुई हैं? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है, ऑपरेशन ऑल आउट, सर पर कफन बांधकर हमारी फोर्सेस मैदान में उतरी हुई है, दहशतगर्दों में बौखलाहट साफ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और घाटी में आतंक के नए चेहरे, द रेसिस्टेंट फोर्स के उभार के बीच घाटी में आतंकवाद का एक नया ट्रेंड चल रहा है। जी हां, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। और ये ट्रेंड क्या है? टारगेट किलिंग। इसके निशाने पर सिविलियन है, इसमें भी बाहरी हो या फिर कश्मीरी पंडित हो। ऐसा ही ट्रेंड 90 के दशक में चला था, जब कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का दौर शुरू हुआ था। वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में हैं। पिछले एक हफ्ते में आतंकियों ने 7 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस साल अब तक 25 आम नागरिक आतंक की भेंट चढ़ चुके हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आज आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को गोली मार दी। हमले के बाद दोनों की मौत हो गई। मारे गए पुरुष शिक्षक एक कश्मीरी पंडित थे, जबकि महिला शिक्षक एक सिख थी। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर में 48 घंटों में 5 सिविलियंस को मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान प्रायोजित, सुनिएगा जरा, पाकिस्तान प्रायोजित गैर मुस्लिम हत्याओं के एक नए दौर की शुरुआत ये है। पहले मोबाइल फोन छीने गए, उसके बाद वहां पर जितने टीचर्स थे उनके आई कार्ड चेक किए गए। आई कार्ड चेक किए गए। सुपिंदर कौर जो कि प्रिंसिपल हैं और दीपक चंद नाम के शिक्षकों को अलग किया गया, यानी मुस्लिम्स को अलग किया गया, गैर मुस्लिम्स को अलग किया गया। उसके बाद उन्हें ग्राउंड में ले जाकर गोली मार दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिजन रो रहे हैं, देश भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई तरह का प्रेशर है, दबाव है। मामला काफी बहुत बड़ा हो चुका है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि घाटी में जो आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। उधर कश्मीर में 2 शिक्षकों की हत्या के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ चुकी है। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। यह बैठक गृह मंत्रालय में अमित शाह ने बुलाई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी, तमाम बड़े अधिकारी इसमें पहुंचे। इस बैठक में कश्मीर की सुरक्षा और हाल ही में नागरिकों की हत्याओं पर गहनता से बात हुई। चिंता की बात यह भी है कि आतंकी घटनाएं ऐसे समय में बढ़ रही हैं जब गृह मंत्री इसी महीने के आखिर में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। अगस्त 2019 के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। आईएसआई का एजेंडा है रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कश्मीर में, ताकि जो बची खुची भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी वहाँ से भगाया जाए, चाहे वो सिख हो या कश्मीरी पंडित हो या दूसरे हिंदू हो या माइनॉरिटीज़। और जो इंडिया के फेवर में बोलता है उसको टारगेट करते हैं, चाहे मुस्लिम हो। और काफी हृदय विदारक ये रहा। एक भी मौत किसी भी कोने में जाती है तो बहुत दुखद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कश्मीर को 90 के दशक में लौटाने की साजिश रची जा रही है? बड़ा सवाल है। गैर कश्मीरी और हिंदू सिखों की चुन चुनकर हत्या क्यों की जा रही है? इसी मसले पर आज हम बात करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट धनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस का रुख रखने के लिए अनुज आत्रे साहब जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ अमित रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित है, दंश 90 में भी झेल चुके हैं और आज तक उस दंश को लेकर वो जी रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता अशोक ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हालांकि स्वागत करने का मौका तो ये है नहीं, जो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आत्मा बहुत इमोशनल है।
कश्मीर को लेकर क्या सेंटिमेंट है हर कोई जानता है। मैं शुरुआत अमित रैना साहब से करना चाहूंगा। अमित जी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से एक तो सिविलियंस पर हमला हो रहा है, उसमें भी टारगेट किलिंग, जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टारगेट किलिंग, मुस्लिम्स को छोड़ा जा रहा है। किसी भी, हम इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थितियां क्या कुछ है आप बहुत बेहतर समझते हैं। देखिए, जब जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की पहल हुई है या समुदाय ने प्रयास किया है, सरकार ने प्रयास किया है, तो हर बार कश्मीरी हिंदुओं पे अटैक हुआ है, चाहे वो वंथामा का नरसंहार रहा हो, नाड़ी मर्ग का रहा हो, संग्रामपुरा का रहा हो। 2019 में जब 370 और 35 की धारा हटाई गई, उसके बाद अजय पंडिता की मृत्यु रही हो, राकेश पंडिता की रही हो, आकाश की रही हो, सतपाल की रही हो, बंटू शर्मा की रही हो, मक्खनलाल बिंद्रू की रही हो, या दीपक की रही हो, या किसी और की भी रही हो, चाहे वो कल जो बिहार से एक ये था, एक मजदूर काम कर रहा था। जी। तो ये बड़ा प्रयास क्लियर रहा है कि एक कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जाए कि आप वापस वेलकम नहीं है। दूसरा, जो अभी सरकार ने प्रयास किया है कि ये कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाने के लिए जो उनकी संपत्ति है, जिस पे अवैध कब्जे हुए हैं या जिस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं या जबरन कब्जे हुए हैं, वो खाली कराए जाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक और प्रयास था कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए। बिना सोचे समझे का प्रयास था, मगर प्रयास था। मैं बिल्कुल इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा हूं। और इसको लेकर भी ये एक रिजेंटमेंट है कि ये प्रयास फिर से सरकार का है कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाया जाए, और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 2 दिन में 4 किलिंग्स हो चुकी है। तो ये बड़ा ही क्लियर कम्युनिकेशन है टेररिस्ट का। समस्या ये है कि 2019 में जब आपने धारा 370 हटाई, तो एक कारण था उसका, और उसका कारण डेवलपमेंट नहीं था। उसका कारण था जो पाकिस्तान कश्मीर के में जिहाद फैला रहा है और उसे गजवाए हिंद का रास्ता समझता है। आपने उस बात को भूलकर राग लगा लिया विकास का, आपने रट्टा लगा लिया विकास का। अगर विकास समस्या होती तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर तो सबसे प्रॉस्परस एरिया है, जम्मू और लद्दाख हैं जो पिछड़े हैं, तो वहां पे बंदूकें उठती। समस्या थी जिहाद की, आप बैठ गए विकास का रोना लेकर, और आपने जो मूल समस्या है जिहाद, जो रेडिकलाइजेशन है, जो इस्लामाइजेशन है कश्मीर की, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप अपीजमेंट की पॉलिसी में लग गए और आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं। ठीक है, नतीजा हर कोई देख रहा है, हर किसी के सामने है। धनोज जी, लंबा वक्त, लंबा एक्सपीरियंस आपको, ग्राउंड पर रहे हैं आप, तो 90-91 में क्या कुछ हुआ था आपने उसको भी कवर किया था। आज का युवा पिछली बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहता। हम सब ये चाहते हैं कि ठीक है, हमने पहले क्या हुआ, क्या गलतियां रही, उससे आगे बढ़ते हैं, बेहतर करते हैं देश की बेहतरी के लिए। लेकिन अगर ऐसे घटनाक्रम रहेंगे तो पुराने जख्म पर तो ये नमक मिर्च सब कुछ छिड़कना ही हो जाएगा ना। मैं जो 5 हमारे देश के जो नागरिक को मारा गया, उसको मैं श्रद्धांजलि देते हुए 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यानी स्वर्ग जो कहते थे कश्मीर को जी, वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा से डर नहीं लगता। देखिए, जो टीआरएफ है इसके विषय में समझना पड़ेगा जी, फिर उसके चाल को समझना पड़ेगा, क्योंकि सीधा ये जो है, जैसा आपने अपने बुलेटिन में कहा, ये हृदय विदारक है कि वहां टीचर को यह कहा जाता है, आप हम लोग न्यूज में है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है, आज मुझे बोलना पड़ेगा कि उन्होंने जो मुस्लिम टीचर थे उनको अलग कर दिया और हिंदू टीचर प्रिंसिपल को लेके ग्राउंड में आया और उसको बेदर्दी से गोली मार दी। उसको बताया भी नहीं कि क्यों मारा गया, क्योंकि कश्मीर में हिंदू और जो सिख है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अभी 2 दिन में जैसे बिंद्रू को जो मान लीजिए उनको जो मारा गया जी, वो भी एक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तब से कश्मीर में है, जो 1990 की दशक की बात करो, तब से वहां पर वो मेडिकल चला रहे थे। उनका मेडिकल कहते कहीं दवाई ना मिले उसके मेडिकल में जरूर मिलते थे, उनको भी मार दिया गया। तो समझना पड़ेगा रोहित, यहाँ पर जो जब से ये जो 370 धारा हटा और 35 ये हटा, और वहां जो एक मतलब लोगों के अंदर एक जो हिम्मत आई थी, उस हिम्मत को डाउन करने के लिए ये जो लश्कर तैयबा के द्वारा संचालित होने वाला, क्योंकि कश्मीर कहता है कि हमने लश्कर तैयबा पर मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा टीआरएफ को जन्म देने वाला लश्कर तैयबा है। तो वो देश को भी बताना चाहता है
कि मेरा यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन टीआरएफ जो है एक तरफ से टीआरएफ जवाबदेही ले रहा है कि ये जो घटना घटी है ये मेरे द्वारा घटी है। तो एक तरफ सवाल यह उठता है कि टीआरएफ जो संचालित किससे होता है, तो ये जो लश्कर तैयबा जिसको संचालित कर रहा है, तो देखने वाली बात यह है कि हमारे देश के जो सर्वे सर्वा है नरेंद्र मोदी जी, और वहां जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी जो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको देखना पड़ेगा क्योंकि उनका एक इतिहास है पॉलिटिक्स में। वो पॉलिटिक्स में ऐसे क्षेत्र से आते हैं मनोज सिन्हा जी जहां पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अक्सर देखा गया। ये बात नहीं है कि मनोज सिन्हा जी के लिए ये नई बात है, क्योंकि अपने क्षेत्र में उसने हमेशा टक्कर देते हुए वो केंद्र में आए मंत्री बने, फिर चुनाव हार गए, उसी टक्कर के बल पर चुनाव हार गए। तो उनको पता है, और जिस तरह से ये मनोबल डाउन करने के लिए जिस तरह से तालिबान कब्जा किया अफगानिस्तान में, और उनके लोगों का समर्थन भारत में होने का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के सेना को फ्री हैंड देना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है उसको भी सैनिक ट्रेनिंग देकर आपको गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि यह सूत्र बता रहा है कि उनका जो मंसूबा है टीआरएफ का, रोहित, ठीक है, वो आज नहीं कल फिर आप देखेंगे कोई ना कोई अंजाम देगा। नहीं, और पिछले कुछ वक्त में देखा जाए तो टीआरएफ वो संगठन है जो बहुत तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ घटनाक्रम चाहे एक ही मकसद है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोगों ने जो ये मतलब मनोबल बढ़ा है, और जिस तरह से कश्मीरी पंडित अभी रैना जी कह रहे थे वो बता नहीं पाए, लेकिन मैं खुलेआम बता रहा हूं कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित को रिटर्न होने का जो मार्ग दिया जा रहा है, उस मार्ग को रोकने के लिए टीआरएफ एक अवरोधक की तरह अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। इस गोलियों को रोकना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आऊंगा आपके पास। अनुज यात्रे कांग्रेस का रुख रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? बहुत हृदय विदारक घटना, और टीचर्स पर हमला करना। टीचर्स तो पढ़ाते समय ये नहीं देखता कि सामने जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस जात का है। वो उसका काम तो शिक्षा बांटने का है। और ये तमाम चीजें तब हो रही हैं जब सरकार की अपनी बातें हैं, स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार एक्टिव नजर आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत एक्टिव नजर आती है, बावजूद इसके डर नहीं, कोई उस तरीके का माहौल ही नहीं घाटी में। आतंकवादियों के द्वारा की गई है। दो निर्दोष टीचर्स, शिक्षक तो जो समाज को एक कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इस देश को पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चे को और देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं, और उस तरह से जो आतंकवादियों ने ये घटना की है, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि जो ये एक नई कश्मीर की परिभाषा लिखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और अपनी पीठ थपथपा करके पूरे देश में जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है एक जगह जगह अपने वो एक पीठ थपथपाने का प्रयास किया गया था कि देखिए कश्मीर में हमने न जाने क्या जन्नत बना दी है, स्वर्ग बना दिया है। हालात ये है कि जो ये नया कश्मीर की जो डेफिनेशन है ये बद से बदतर हो गई है। ये नर्क से भी और जो बुरी स्थिति हो सकती है, वहां पर ये हालात है जमीनी स्तर पर अगर जाकर के देखा जाए तो। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से केंद्र में सरकार में आई है, कश्मीर को लेकर के नए नए प्रयोग करते रहे हैं, और एक ये विफल प्रयोग करते रहे। पहले अपनी महबूबा के साथ इन्होंने मिलकर के वहां पे 3.5 साल सरकार चलाई, उस पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार चलाई जो लगातार आतंकवादियों के जो है समर्थन में खड़े रहे, जो आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई। जो वो पीडीपी ने जिसने जो है विधानसभा में खड़े होकर के आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया और कहा कि हम लोग इनको जो है इनकी शहादत को कश्मीर के बच्चे हैं, हम इनको नमन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री वहां पे खड़े हुए मुख्य दर्शक बनकर उनको समर्थन देते रहे। तो इनके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर हैं। ये लगातार सत्ता के लिए मुझे तो लगा कि आप बोलेंगे, अनुज जी माफी चाहता हूं बीच में टोक रहा आपको, मुझे लगा कि आप बोलेंगे आज सहारा पे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी उन पांचों से मिलने कश्मीर जा रहे हैं। मैं तो यही इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी अगली फ्लाइट से, कल मॉर्निंग की फ्लाइट से कश्मीर जाकर उनको भी गले लगाएंगे। आप तो भाजपा को कोस रहे, अरे भाजपा को छोड़िए, आप कम से कम राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बोलिए वहां जाके गले लगाए। मैं तो उम्मीद रख रहा था इस बात का। रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है अनुज जी, एक गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर इनको मजाक सूझ रहा है। बहुत दुख हुआ सुनकर के आपकी बात को। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां सरकार चला रहे हैं? क्या वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है या उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं? क्या आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर वहां कश्मीर के लोग मरते खासकर हिंदू मुस्लिम, तो आप इतना दुख क्यों नहीं जताते हैं? आपका दुख जताने का तरीका क्यों बदल जाता है अनुज जी? उस तरीका को कब आप समझेंगे? ठीक है, 10 सेकंड मैं अभी दिल से बहुत दुखी बैठा हूं स्टूडियो में।
मुझे लगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां जाकर उनको गले लगाएंगे तो कम से कम आतंकवादी को संदेश जाएगा, आतंकवादी का मॉरल नीचे आएगा, मुझे लगा ये बात का। लेकिन दुख है आप उल्टा मुझे कह दिए। अनुज जी 10 सेकंड आपके पास। अनुज जी थोड़ा सा इनको शांत कराइए, इस तरह से चर्चा नहीं है। जी जी आप क्या बोलिए ये सर। जो कल लखीमपुरी खीरी में जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादियों ने जो हरकत की है, वहां पर किसानों को कुचल दिया है, उनके साथ गले लगाया, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? या इस देश में एक एक हरकत के पीछे आप चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस सामने जा जाके सबसे गले लगाते रहे तो ही देश का काम चलेगा? क्या सरकार से आपको प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है क्या? क्या वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगा रखा है इन्होंने इतने वर्ष से, और उससे पहले अपनी महबूबा के साथ उन्होंने सरकार चलाई है, आपसे इनसे पूछने की हिम्मत नहीं है? ठीक है अनुज जी आपकी बात आपके पास में दोबारा लौटूंगा। अनुज जी आपके पास में दोबारा लौटूंगा और कहीं ना कहीं विषय पर हम लोग रहेंगे। नहीं बिल्कुल गुस्सा हो गया, बिल्कुल नहीं सर संवेदनशील ठीक है धनोज जी मुझे यही चेहरा तो पूरे देश ठीक को है। दिखाई देता है। थोड़ा ठीक है। संवेदनशील होते ठीक है। मुझे अच्छा लगता, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता। ठीक है। नहीं मैं देख रहे हैं, बिल्कुल अनुज जी बिल्कुल धनोज आपको देख रहे हैं, सुन जी रहे हैं। विषय पर हम लोग रहेंगे। हर एक मसले पर मोदी जी को ले आना या हर एक मसले पर प्रियंका गांधी को ले आना, ये बिल्कुल मत कीजिए अभी, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है। बात करेंगे, हर एक मसले पर हम बात करते हैं। मुझे अशोक ठाकुर के पास जाना है। अशोक जी कई उम्मीदें थी आपको, और जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में जो सरकार की पॉलिसीज रही हैं कागजों पर बहुत अच्छी रही है, जमीन पर उसका असर क्या है इस पर सवाल अनुज आते साहब ने उठाया है। लेकिन मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा जो घटनाक्रम घटा है घाटी में और दिल्ली में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक भी हुई है। क्या संकेत निकाले हम इसके? आप देखेंगे कि पिछले दिनों में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसकी वजह से वहां पर लगातार परिस्थितियां सुधर रही थी, और जो कश्मीर एक शांत और विकसित प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा था, तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे उनमें एक बहुत बौखलाहट है, और जो ये रेडिकल इस्लामीकरण की जो बात करते हैं लोग, उनके अंदर एक बहुत बड़ी बौखलाहट है। उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जिस तरह का वातावरण बन रहा है उसमें कहीं कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आ जाएगी और कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। तो ये जो दारू हर और दारू बनाने की जो बातें करने वाले लोग हैं, मुझे बड़ा दुख है। ये जो दो घटनाएं हुई हैं इसमें जिन लोगों की हत्याएं की गई हैं उसमें एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले ऐसे सज्जन थे, और उनकी दवाई से बहुत सारे मुसलमान जो है उनकी जिंदगियां बचती थी। वो बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे और बहुत ही प्रतिष्ठित वहां पर जो है वो व्यक्ति थे। दूसरे टीचर थे, और वो टीचर जो है वो जब बच्चों को पढ़ाती थी तो हिंदू मुसलमान करके नहीं देखती थी, या प्रिंसिपल सब बच्चों को एक नजर से देखती थी। और व्यक्ति निर्माण की जो एक प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ ये दोनों जो काम किए गए मानवता की हत्या है, मानवता के खिलाफ। ये बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही, मानवता की हत्या वाली बात है। पहला रिएक्शन मैंने सबसे ले लिया, मैं चाहता था। बिल्कुल अशोक जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अशोक जी आप ही के पास आ रहा हूँ। वहां पर बन रहा था। हाँ। मेरा ये कहना है जो एक सामाजिक सौहार्द बन रहा था, हाँ। उसको बिगाड़ने की एक कोशिश है कुछ लोगों की। मेरा ये कहना है कि वो किसी गलतफहमी में न रहे, सरकार से उनको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, सरकार से करारा जवाब मिलेगा, परिस्थिति बदलेगी, इसी चीज की उम्मीद हम लंबे वक्त से कर रहे हैं। अमित रैना के पास में जा रहा हूं। अमित रैना, आपने इस दंश को झेला है बहुत पहले से और कहीं ना कहीं उसको लेकर आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आपकी मुहिम भी चलती है, लड़ाई भी चलती है और हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, यहां से संकेत क्या देना चाहते हैं? टीआरएफ पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, उसके आगे पीछे उसकी फंडिंग, उसकी बैकिंग कहां से हो रही है, ये तमाम चीजें सरकार के नजर में होंगे। और दिल्ली में अमित शाह के नेतृत्व में बड़ी बैठक भी हुई है, सर्वदलीय माफ कीजिएगा, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है कश्मीर के मुद्दे पर। जो वाकई हम बात करते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल है वहां पर, क्या वाकई ऐसा है? अगर इस तरह के घटनाक्रम वहां पर है, इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर कैसे चले हम? स्वास्थ्यपूर्ण माहौल होने के लिए दो समुदायों का होना जरूरी होता है। अब कुछ हजार कश्मीरी पंडित बचे हैं जम्मू कश्मीर घाटी में। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो थी वो बिल्कुल ही मिनिस्कुल कम्युनिटी हो गई है। तो और ये अगर सौहार्दपूर्ण होते तो 1990 का पलायन नहीं हुआ होता, अगर हुआ होता तो 30 साल में कश्मीरी पंडित वापस आते, तो वो हुआ नहीं। तो ये अपने मन को बहलाने वाली बात है कि कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, ये बिल्कुल कम्युनल है, ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम है, अनफॉर्चुनेट है बट है। बिल्कुल अमित जी, वाकई काफी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए यहाँ। पिछले 2 साल से आपने कश्मीर में अपीसमेंट की पॉलिसी कर रखी है। आपने पिछले 2 साल से आपने कश्मीर में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया हुआ है।
आपको पता है श्रीनगर जो सबसे सेफ एरिया माना जाता था, सबसे सेफ एरिया माना जाता था पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में खासकर, उसमें कितनी हत्याएं हुई पिछले 10 महीनों में, और पिछले 1 साल में एक कासो नहीं हुआ है, एक सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि लोग नाराज ना हो जाएं। तो ये जो नीतियां चल रही हैं कहीं ना कहीं अपीजमेंट की, कि लोग नाराज ना हो जाएं, और उसका खमियाजा आज भुगत रही है, आज आम जनता भुगत रही है। आप कहते हैं क्या क्या कसूर था इन दो का? क्या टीआरएफ की कम्युनिकेशन है? इन्होंने भारत का झंडा चढ़ाया ऑक्यूपायर फोर्स का। बिल्कुल। ये 1990 में हिंदुओं को क्यों मारा गया? ये तिरंगा लेकर चलते हैं, ये भारत माता की जय करते हैं। तो आज हम 90 का रिपीट देख रहे हैं। 1990 में सरकार वीपी सिंह की, सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का, 2021 सरकार भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं अशोक जी। 20 सेकंड आपके पास है। कथनी करनी में इतना फर्क, और ये मैं नहीं कह रहा, अमित रैना साहब कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित है, दर्द लेकर चल रहे हैं इतने सालों से। देखिए रोहित जी, अगर आप पिछले दिनों में देखेंगे तो लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं और लगातार कश्मीर के अंदर सख्त कार्रवाई चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब रोज आंकड़े पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ये लगता है कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज सरकार गंभीर है और लगातार उस पर मंथन चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, मुझे यहाँ एक बात जरूर कहनी है, एक तरफ गृह मंत्रालय सक्रिय है और लगातार उस पर चिंतन करके आगे की रणनीति बनाने में जुटा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता से कि वो बताएं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वो हरकत में आए थे, क्या कल से आज तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया या उनका कोई ऐसा गतिविधि आई जिससे ये लगे कि वो ये जो मारे गए हमारे देश के नागरिक हैं, जो कश्मीरी पंडित या सिख कम्युनिटी की हमारी बहन है, अगर उसके मारे जाने पर क्या वो रिएक्शन आया? नहीं। यही दोहरा चरित्र इसको बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो शोर मचाएंगे और कश्मीर में अगर हमारा कोई बहन, हमारा कोई भाई मारा गया है और वो अल्पसंख्यक है वहां पर, तो उसके लिए ठीक है, इसका जवाब अनुज आत्रे साहब से ले लेते हैं। अनुज जी, वैसे मैं नहीं जाना चाहता यूपी में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग विषय हैं, हर विषय पर हम बात करते हैं, लेकिन ये सेलेक्टिव सिंपैथी है, ये वाकई है क्या? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हो करके अशोक ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और कम से कम इनसे ही इस तरह के बात की अपेक्षा नहीं थी। सरकार आपकी चल रही है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति शासन आपने लगा रखा है, और आप अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय आज देश की जनता से, उन कश्मीरी हमारी भाई बहनों से, हमारे कश्मीरी पंडितों से माफी मांगने के बजाय आप प्रश्न पूछते हैं कि वो कब ट्वीट करेंगे, वो कब वो उनके साथ संवेदना प्रकट करेंगे। अरे हम प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना प्रकट कर रही है, लेकिन सुनिए मेरी बात, ये नहीं अशोक जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोलता हूँ, लेकिन आप ये बता कौन सी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कौन लगातार उस पर आपने ये बता दीजिए, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर आपने जो है कश्मीरी मीटिंगें करते तो आप रहते ही हैं, मीटिंग तो हो ही रही है, नतीजे कब आएंगे? उन मीटिंगों से नतीजे क्या आ रहे हैं? नतीजे ये आ रहे हैं कि लगातार कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, लगातार कश्मीर के युवा कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो है गर्त में गिरते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि बीते 6 वर्षों में कश्मीर के युवाओं बहुत अधिक संख्या में जो है आतंकवादी बिल्कुल अनुज जी बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही। ये मीटिंगों का समय नहीं है, कार्रवाई चाहिए। ठीक है, आखिरी में कंक्लूडिंग कमेंट में धनोज जी से लेना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ बैठे हैं। कश्मीर को लेकर, घाटी को लेकर मंथन चिंतन का दौर लगातार है, मंथन हो रहा है, कश्मीर के लिए विषय निकल रहा है, अमृत कब आएगा? कुछ राह दिख रही है सर उसकी? देखिए रोहित जी, समय कम है, लेकिन कम समय में बता रहा हूँ, जिस तरह से भी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र, देखिए जब राजनीति होती है तो सभी पार्टी सत्ता के लिए चुनाव लड़ाते हैं, ठीक, लेकिन जब किसी आतंकवादी के द्वारा हमारे कश्मीर के कोई भाई बहन मर जाते हैं तो उस पर सभी पार्टी का कोई मतलब अधिकार नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये होता जितना दोषी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है उतना ही दोषी तमाम पार्टी है, ठीक है, इस बात को भी लेना पड़ेगा। रैना जी अभी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं उनका दर्द बहुत ही खतरनाक दर्द है, जिस दर्द को लेकर वो चल रहे हैं उस दर्द को हमें झेलने की ताकत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम पार्टी, जो देश की पार्टी है, उसकी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकल रहा इस दर्दनाक हादसे पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस दर्दनाक हादसे पर एक ही सुर होना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टी का एक सुर होना चाहिए। आतंकवादी जितना दुश्मन देश का है उतना दुश्मन हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी होनी चाहिए। सेलेक्टिव सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हर कोई इस बात को जानता है फिलहाल परिस्थितियां क्या है कश्मीर में। इन तमाम घटनाओं के बाद सोचने पर हर कोई मजबूर है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, मंथन लगातार चल रहा है, और सवाल वही कि विष
बहुत बार देखा कश्मीर ने, 90 में भी देखा, उसके बाद भी बीच में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने सोचने पर मजबूर किया, लेकिन अमृत कब निकलेगा, बड़े सवाल है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अपने तमाम पैनल का। अमित बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, बहुत धन्यवाद अनुज आत्रे, और बहुत शुक्रिया धनोज जी आपका, आप यहां पर आए, बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक बहुत छोटे से अंतराल का वक्त हो चला है, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। सारपा।